हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी 2007 में पूछा गया है। ठीक है, 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2010 रुपए ए, बी और सी में इस तरह बांटे जाते हैं कि यदि ए को 5 रुपए मिलते हैं तो बी को 12 रुपए, और यदि बी को 4 रुपए मिलता है तो सी को 5 रुपए 50 पैसे मिलने चाहिए। तो सी का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे ए बी सी सबका हिस्सा हम पहले निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है सी का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। तो ए और बी इसको हम रेशियो में इसको हम मान लेंगे ए बी और सी। तो यहाँ पे ए को 5 रुपए मिल रहे हैं और बी को 12 रुपए मिल रहे हैं, तो इसको हम रेशियो में रख लेंगे, ए का 5 और बी का 12। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ए रेशियो बी इक्वल टू 5 रेशियो 12 रेशियो में हमने रख लिया, अनुपात में रख लिया। इसके बाद से यहाँ पे बी और सी का हम रख लेते हैं। तो बी को कितना मिलता है, यहाँ पे बी को 4 रुपए मिलता है तो सी को 5.5 रुपए। तो यहाँ पे बी को 4 रुपए और सी को 5 रुपए 50 पैसे मिलते हैं। ठीक है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि b को हम क्या करेंगे। यहाँ पे b क्या है, 12 है, और यहाँ पे b क्या है, 4 है। तो इस b को हम इक्वल करेंगे। ठीक है, जब हमने इसको रेशियो में मान लिया तो b को हम इक्वल करेंगे। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे b 12 है और यहाँ पे b 4 है, तो इस 4 का ये 3 गुना है, ये 3 गुना है। तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पे a रेशियो b, इसको फिर दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 5 रेशियो 12 और b और c, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये b जो है 4 तिहाई 12, 3 गुना है, तो 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 चौको 12 12 और रेशियो, और 3 पचे 15, यानी ये हो जाएगा 16 रुपए 50 पैसे। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b को 12 रुपए मिल रहे हैं और यहाँ पे b को 4 रुपए मिल रहे हैं। तो 4 रुपए b को 4, यानी 4 रुपए पे c को कितना मिलता है, 5 रुपए 50 पैसे। कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, 4 रुपए पर c को मिल रहा है 5 रुपए 50 पैसे, यानी कितने रुपए की वृद्धि है इसमें, 1.5 रुपए की वृद्धि है, 1.5 रुपए की यहाँ पे वृद्धि है। तो अब ये 3 गुना है, 4 से यहाँ पे b जो है 3 गुना है, तो ये 1.5 रुपए की वृद्धि हो रही, तो इसका 3 गुना 4.5 रुपए हो जाएगा। तो 4.5 रुपए जब हो जाएगा, 4.5 रुपए जब हो जाएगा, तो 4.5 रुपए इस 12 में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 12 4 16, यानी 16 रुपए 50 पैसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब यहाँ पे b जो है इक्वल हो गया, तो a b और c का रेशियो यहाँ पे हम लिख लेंगे, a b और c का। तो a का यहाँ पे 5 है और b का यहाँ पे इक्वल हो गया, b का इक्वल हो गया, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और रेशियो यहाँ पे 16.5, यानी इसको हम क्या करें, इसको 2 गुना अगर हम कर दें, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट में है, 2 गुना अगर हम कर देते हैं तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, यानी 33 हो जाएगा। तो 33/2 लिख सकते हैं, यानी 2 से 33 को डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा।
तो ये 33/2 हो जाएगा। तो ये P/Q की शक्ल में हो गया। अब इस 2 से क्या करेंगे, इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A रेशियो B C आ जाएगा। 2 बचे 10 और 2 बार हम 24 और ये 33। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है तो अब इसका यहाँ पे हम या तो दो तरीका है इसको लगाने का, या तो इसको हम मान लें कि A को मिला 10x, B को मिला 24x और C को मिला 33x, ऐसे हम मान लें। और तीनों को मिला करके यहाँ पे रुपीस कितना है 2010 यानी 2010 रुपये है, या तो ऐसे मान लें या फिर हम क्या करें इसका सम निकाल लें, इसका सम निकाल लें। चलिए यहाँ पे मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए इसको हमने मान लिया A को मिला 10x, B को मिला 24x और C को मिला 33x। तो तीनों को मिला करके ये x है, तो 10x और प्लस 24x और प्लस 33x इक्वल टू 2010। 2010 रुपये को तीनों में रुपए को ABC में बांटना है ना, तो यहाँ पर 3 4 7 और 3 2 5 1 67x हो गया और 2010 हो गया। अब यहाँ पे x इक्वल टू 67 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 67, 3 टाइम्स में ये कट जाएगा, 3 7 21, 3 6 कट, तो ये 30 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे 30 आ गया। यहाँ पे पूछ रहा है C का हिस्सा B के हिस्से से कितना अधिक है, तो B का हिस्सा यहाँ पे निकाल लेते हैं। B का हिस्सा, B का कितना हमने माना है 24x, B का हमने माना है यहाँ पे 24x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24 इंटू 30, तो 3 चौको 12 और 3 दूनी 6 1 7, एक जीरो बढ़ा देंगे 720 हो गया। और C का हिस्सा कितना हमने माना है यहाँ पर 33x, तो 33 में 30 से x का वैल्यू 30 है ना, तो 30 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 के 9, 33 है, तो 3 3 के 9, 3 3 के 9 और एक जीरो बढ़ जाएगा 990। अब दोनों में यहाँ पे क्या कह रहा है, यानी C का हिस्सा कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, तो इसमें से 720 को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये निकल जाएगा आपका 990 में से 720 रुपये को हम माइनस कर देंगे, 0 और 9 में से 2 7 हो गया और 9 में से 7 270 रुपये, ये क्या है ज़्यादा है। सी का ये ज़्यादा है 270 रुपये, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे 270 ये आपका सही होगा। ठीक है, आप चाहें तो एक दूसरे तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। इसको इन सब का हम सम कर लेंगे, इन सब का यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको, इन सब का सम कर लेंगे। तो सम करेंगे तो 67 आएगा रेशियो का सम, तो यहाँ पे जोड़ लेंगे यानी सम हो जाएगा 67। अब यहाँ पे B का हमको निकालना है, B और C का अंतर पूछ रहा है, तो B और C का हम निकालेंगे, तो यहाँ पे B और कुल रुपीस कितना है यहाँ पे 2010 है, 2000 यहाँ पे 10 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2010 और इनटू, और B का रेशियो कितना है यहाँ पे 24 है, 24 और जो सम हमने निकाला है इससे हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 67 से ये 30 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 चौको 12, 3 दूनी 6 1 720, तो B का 720 ऐसे भी आ गया और ऐसे भी आ गया। इसी तरह से हम C का निकाल लेंगे, यहाँ पे 2010
10 इंटू सी का कितना है रेशियो, यहाँ पे 33 है, तो 33/67 तीनों का सम से डिवाइड कर देंगे, 30 टाइम्स में हो जाएगा। तो C इक्वल टू 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 और ये 0, 990 हो जाएगा। C का 990, तो 990 में से 720 हम माइनस कर देंगे तो ये 270 आ जाएगा। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो इसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। सब्सक्राइब और लाइक करने में बस कुछ ही सेकंड लगते हैं, वीडियो को आप देखते रहें, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, चूँकि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हमारा उत्साहवर्धन करता है, हमें प्रेरणा देता है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक धनराशि, ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन जो है बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, ये 2008 में यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे दिया है एक धनराशि W, X, Y और Z में W, X, Y और Z में 3:7:9:13 के अनुपात में बांटी जाती है एक धनराशि। तो कह रहा है क्रमशः यदि एक साथ W और Y का हिस्सा 11,172 रुपये है तो X और Z के हिस्से में कितने रुपए का अंतर है, ये हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, कितने रुपए का अंतर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, W, X, Y और Z की धनराशि हम यहाँ पे मान लेंगे 3x, 7x, 9x और 13x। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। W, ये आपका W X Y और Z का हम यहाँ पे मान लेंगे। तो W X Y एंड Z का रेशियो हमने मान लिया, ये 3x, 7x, 9x और 13x। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक साथ W और Y का हिस्सा दोनों को मिला करके, W और Y दोनों का हिस्सा मिला करके 11,172 रुपये है। तो यहाँ पे W और Y का कह रहा है, W और Y का इन दोनों को यानी W प्लस Y, तो ये आपका है 3x और प्लस Y ये है ना 9x, तो ये हो गया आपका 9 3 12 12x हो गया। W और Y का हिस्सा हो गया ये। अब इसके बाद से यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि एक साथ W और Y का हिस्सा ये कितना है, W और Y का हिस्सा, और ये इक्वल है किसके, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। ठीक है, 11,172। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये इक्वल है किसके, 11,172 के इक्वल है। अब 12 को हम इक्वल के इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर x बचेगा और 11,172 को डिवाइड करेंगे हम 12 से। तो 12 से हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 931 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे 931 आ गया, 931 आ गया x का वैल्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x और z के हिस्से में कितने रुपए का अंतर है। तो x और z का यहाँ पे निकाल लेंगे सीधे सीधे, x और z का। x का कितना है, यहाँ पे 7x है, x का यहाँ पे कितना है 7x। तो यहाँ पे 7x यहाँ पे निकाल ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू एक्स का वैल्यू 931 आया है। तो ये हो जाएगा आपका 7 × 7 = 7 × 21,
7 9 63 2 65। तो इतना 6,517 रुपये ये x का हो गया आपका। इसके बाद से किसका कह रहा है, x और z का कितना है, यहाँ पे 13x हमने माना है, z इक्वल टू 13x। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकला है, 931 931। तो अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 931 है और 13, 3 एक कन्ने 3, 3 3 9, 3 9 27, 1 3 9, 3 9 1 10, 8 3 11, 10 2 12, 12,103 आ गया ये आपका 12,103। तो अंतर पूछ रहा है यहाँ पे z और x का अंतर, यानी z माइनस x हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 12,103 में से x को माइनस करेंगे 6,517, तो ये हो जाएगा 13 में से 7 7 6 13 6 हो जाएगा, 9 बचेगा, 9 में से 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 यानी 10 में से 5 जो है आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचा, यानी 11 में से 6 जो है 5 हो जाएगा। तो 5,586 रुपये ये हो रहे हैं, 5,586 रुपये ये अंतर हो गया दोनों का, ठीक है। तो 5,586, ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से आप समझ लें, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना नितांत आवश्यक है आपको। और सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो जब तक आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो फिर उसको सॉल्व करना जो है आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप प्रश्न को भली भांति अच्छी तरह से आप उसको समझें, उसके बाद से उसको लगाने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम का लिमिट होता है और आंसर प्रोसेस को समझना नितांत आवश्यक है आपके लिए, ठीक है। आंसर प्रोसेस को आप समझिए और प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा जब आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों के बाद जो है आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो अगला स्टेप आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए, और उसको आप माइंड में ही आप सॉल्व कर लेते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक धनराशि 120 पुरुषों और कुछ औरतों में 15 संबंध 21 यानी 15:21 के रेशियो में बांटी जाती है। यदि प्रत्येक पुरुष को 5 रुपये तथा प्रत्येक औरत को 4 रुपये मिलता है, तो औरतों की संख्या हमको यहाँ पे क्या करना है, औरतों की संख्या हमको बतानी है। तो औरतों की संख्या चूंकि हमको यहाँ पे नहीं मालूम है, यहाँ पर हम देखते हैं कि 120 पुरुष हैं, 120 पुरुष हैं और एक पुरुष को कितना मिल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक मतलब एक पुरुष को 5 रुपये मिल रहा है, और कुल कितनी धनराशि है, 100। एक धनराशि 100 धनराशि हमको नहीं पता है, एक धनराशि जो है 120 पुरुष है, पुरुषों की संख्या 120 है और एक पुरुष को मिलता है 5 रुपये। तो कुल रुपीज यहाँ पे निकल जाएगा जो पुरुषों में बांटा गया, यानी 12 का इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और इसको ये जो रेशियो में दिया हुआ है इसको हम क्या करें, इसको 15x मान लें और इसको 21x हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, कि इस रेशियो में बांटा गया। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पुरुष लिख लेंगे और रेशियो औरत लिख लेंगे, ठीक है। ये आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, स्टेटमेंट।
ताकि आपको समझ में आए कि किसके लिए लिखा गया है। तो 15 इसको हमने मान लिया 15x हमने मान लिया, और इसको हमने मान लिया 21x हमने मान लिया। अब यहां पर ये 15x ये क्या है 15x, यानी ये तो आपका ये रेशियो दिया हुआ है, जो धनराशि बांटी जा रही है इस रेशियो में बांटी जा रही है, ठीक है, इस रेशियो में बांटी जा रही है। और यहाँ पे हमने जो है x इस रेशियो में बांटी जा रही है, तो कुल धनराशि हम यहाँ पे ये कुल धनराशि हो गई 15x। अब यह 15x अब यहाँ पे कह रहा है एक पुरुष को जो है 5 रुपए मिल रहा है, तो 120 पुरुष को कितना मिलेगा, एक पुरुष को कितना मिल रहा है 5 रुपए मिल रहा है, तो 120 पुरुष को कितना मिलेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 120 यानी 600 रुपए। और ये 600 रुपए किसके इक्वल है, ये पुरुष का 15x हमने माना है, तो ये 15x के इक्वल है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 15x = 600 रुपीज़। 15 को इक्वल के उधर ले जाएंगे, यहाँ पे इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा, x = 600/15 और 15 चौको 60, यहाँ पे 40 आ गया। x का वैल्यू यहाँ पे 40 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे 40 आ गया यहाँ पे। और ये इसकी धनराशि क्या है, ये 20x हमने माना है 20x। तो यहाँ से x का वैल्यू इसमें हम रखेंगे। औरतों की संख्या हमको बतानी है कि औरतों की संख्या क्या है यहाँ पे, तो औरतों की संख्या हमको नहीं पता है, तो औरतों की संख्या हम क्या करेंगे यहाँ पे, औरतों की यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इसका हम निकाल लेते हैं, ठीक है, औरत कुल। तो यहाँ पे 21x = अब यहाँ पे 21 × x कितना निकला है, यहाँ पे 40 निकला है। तो ये हो गया आपका, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे होगा 4 × 4 4 दूनी 8 810 रुपये। तो 810 हो गया। और यहाँ पे एक महिला को कितना मिलता है, 4, एक महिला को 4 मिलता है। तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो औरतों की संख्या यहाँ पे, औरतों की संख्या यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 810, और एक औरत को यहाँ पे 4 रुपये मिल रहे हैं। तो 4 दूनी 8 हो गया, और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा फिर 4 दूनी 8, और तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसको ये एक शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, 120 ये 120 और ये 5 रुपये एक व्यक्ति को मिल रहे हैं, और कुल 120 पुरुष हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अपॉन औरतों की संख्या हम यहाँ पे x मान लेंगे। और यहाँ पे एक औरत को कितना मिल रहा है, 4 रुपये यहाँ पे मिल रहे हैं। अब ये जो है इसका जो रेशियो बन रहा है, इसका 15 बन रहा है 15, और अपॉन इसका बन रहा है 21। क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24 से ये आपका फिर 12 इसमें जुटेगा, तो 12 36 यानी 136, और एक ज़ीरो इसमें आपका बढ़ जाएगा,
1360 और फिर 5 से भी मल्टीप्लाई, या तो फिर इसका दोनों में मल्टीप्लाई करके तब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, या तो इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करके यानी 600 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 600 का सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख देते हैं। तो 6 कन्ने 6 और 6 दूनी 12, ये 2 जीरो बढ़ जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 15 चौको 60, यहाँ पे 60 x हो गया। 60 को इधर ले आएंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा 12600 अपॉन 60। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया और 6 दूनी 12, 6 कन्ने 6। तो यहाँ पे हमने औरतों की संख्या यहाँ पे x माना और x का वैल्यू यहाँ पे 210 आ गया। यही जो है औरतों की संख्या हो गई, ठीक है। ऐसे मत लगाइएगा, ये जो है थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, पॉइंट ये ऐसे हम नहीं लगाएंगे। तो ये केवल आप मान लेंगे यहाँ पे 120 पुरुष हैं और एक पुरुष को 5 रुपये मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपकी धनराशि निकल जाएगी पुरुषों को जो मिल रहा है। और यहाँ पे औरतों की संख्या नहीं मालूम है, तो औरतों की संख्या हम यहाँ पे x मान लेंगे और एक औरत को 4 रुपये मिल रहे हैं, तो कुल धनराशि यानी मल्टीप्लाई कर देंगे और यह रेशियो में यहाँ पे दिया हुआ है, यानी यह जो दिया जा रहा है यह 15 और यह जो दिया जा रहा है 21 के अनुपात में है। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। 210 औरतें हो रही हैं। तो इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन, दो संख्याओं में से पहली संख्या का 48%, पहली संख्या, दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं में से पहली संख्या, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहली संख्या का 48%, पहली संख्या का 48%, तो पहली संख्या हमको नहीं मालूम है, पहली संख्या का 48%, दूसरे का 60% है, दूसरे का 60 यानी दूसरी संख्या का 60% है। पहली संख्या का अगर हम 48% निकालें तो दूसरी संख्या का 60% है। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, यहाँ पे हमको दोनों संख्याओं का अनुपात हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, यानी ये पहली संख्या हम x मान लेंगे और दूसरी संख्या हम b मान लेंगे, दो संख्याओं में से, ठीक है। चलिए पहली संख्या हमने मान लिया a और दूसरी संख्या हमने मान लिया b, हमने मान लिया। तो a का 48%, a का इंटू 48% ये इक्वल है b के 60% के, 60% के। एक अंक से काट देते हैं, ये 4 एक कन्ने 4, 4 दूनी 8 और 4 25 100, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 3 6, 2 5 10। तो ये हो गया 12, ये हो गया आपका a इंटू 12/25 इक्वल टू b इंटू 3/5, 3/5 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि b को हम इधर ले आते हैं और 12/25 को इक्वल के उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a/b इक्वल टू इधर 3/5 है और ये उधर जाएगा, इनटू है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जब डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 25 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा अपॉन 12। तो ये 3 चौको 12 और 5 पचे 25। तो a यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का अनुपात, रेशियो पूछ रहा है। तो a रेशियो b इक्वल टू a का 5 आ गया, 5 रेशियो 4 हो गया। यही जो है आपका आंसर होगा, 6 आपका सी आपका सही होगा। इसके बाद से हम, ये बैंक 2008 में पूछा गया था। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं
3:5:7 के अनुपात में हैं और इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताइए। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की भुजाएं ये रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में, ठीक है। तो रेशियो में यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम त्रिभुज की भुजाएं हम क्रमशः यहाँ पे मान लेंगे 3x, 5x, 7x। तो यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं साइड्स हम सीधे सीधे मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 3x, 5x और 7x। अब इनका परिमाप, परिमाप का मतलब यानी टोटल, यानी 3x जो लंबाई है, 5x लंबाई है, तीनों साइड्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं परिमाप में। यानी साइड को क्या करते हैं, जितनी भी साइड हो परिमाप निकालने के लिए, यानी पेरीमीटर निकालने के लिए हम साइड्स को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। साइड्स को जितना भी दिया हुआ हो सबका हम सम कर देते हैं, तो यहाँ पे परिमाप निकल जाएगा, यानी पेरीमीटर यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये पेरीमीटर यहाँ पे, यानी परिमाप, चलिए हिंदी में लिख दे रहा हूँ परिमाप। तो परिमाप यहाँ पे निकल के आ रहा है 7, 5, 12, 12, 3, 15 यानी 15x। और यह यहाँ परिमाप जो है यहाँ पे नंबर में दे दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये 15x किसके इक्वल है, 30 के इक्वल है। 15 से यहाँ पे काट देंगे, 15 दूनी 30, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। पूछ क्या रहा है इसमें, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। तो यहाँ 7x रेशियो सबसे ज़्यादा है, तो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई यहाँ पे हो जाएगी 7x हमने माना है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स का वैल्यू 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 14। और ये किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में ना, तो 14 सेंटीमीटर हो गया। यही जो है आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी सही होगा। रेलवे 2008 में पूछा गया है। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 48 वर्ष है। औसत आयु यहाँ पे दिया हुआ है, औसत, औसत आयु यहाँ पे 48 वर्ष दिया हुआ है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:5 है। 11:5 यहाँ पे दिया हुआ है उनके एज का रेशियो। और उनका एवरेज एज यहाँ पे 48 ईयर्स दिया हुआ है, मैन और उसके सन का। 6 ईयर्स लेटर, यानी 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये बैंक पीओ 2008 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों की, अब यहाँ पे दोनों की औसत आयु यहाँ पे दिया हुआ है, एवरेज एज दिया हुआ है। तो कुल आयु, दोनों की कुल आयु, यानी आदमी और पुत्र की कुल आयु यहाँ पे निकाल लेंगे। अब आदमी प्लस पुत्र की आयु यहाँ पे हम निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 48 इंटू 2 हो जाएगा, 2/16 96 ईयर्स हो जाएगा कुल आयु। अब यहाँ पर हमको उनकी आयु का अनुपात, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब आदमी की आयु यहाँ पे कितनी होगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है उनकी आयु का अनुपात क्रमशः इतना है, क्रमशः आयु का अनुपात इतना है। तो आयु हम मान लें या तो 11x और 5x, ठीक है। और ये 11x और 5x जो है यहाँ पे 96 के इक्वल होंगे। या तो फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं, इनका ये रेशियो दिया हुआ है तो इनका हम सम कर लेंगे। चलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पे आदमी की आयु हम निकाल लेते हैं, आदमी की आयु। तो ये पहले इसका हम सम कर लेंगे, ठीक है।
चलिए यहाँ पे सम हम कर लेते हैं। सम 11 और प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया, 16 हो गया, सम हो गया यहाँ पे योग। तो अब यहाँ पे आदमी की कुल आयु कितनी है दोनों की मिला के 96 मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, आदमी की आयु का रेशियो 11 दिया हुआ है और यहाँ पे सम कितना निकला 16, इससे हम डिवाइड कर देंगे। इसका ई से ये कट जाएगा, 16 छक्के 96 यानी 11 छक्के 66, 66 ईयर्स। इसके बाद से अब दोनों की आयु मिला करके यहाँ पे 96 है, चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे रख करके भी निकाल सकते हैं और नहीं तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पुत्र की आयु यहाँ पे निकल जाएगी। चलिए ऐसे ही निकाल लेते हैं, 96 इंटू यहाँ पे 5 है, 5 अपॉन और ये 16, 16 छक्के 96, 6 पचे 30 यानी 30 ईयर्स हो गया, 30 ईयर्स, 30 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद आदमी की आयु क्या होगी, आदमी की आयु 6 वर्ष बाद 6 इसमें जुड़ जाएगा, यानी चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ये 6 6 12 यानी 72 ईयर्स हो जाएगा। और 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी है 30 है और 6 जुड़ जाएगा 36 ईयर्स हो जाएगा। और फिर इनका क्या है, अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात हम निकाल लेंगे, आदमी और पुत्र का अनुपात हम निकाल लेंगे 72:36। एक अंक से ये कट जाएगा, 6 कन्ने 6, 6 दूनी 12 और 6 6 के 36 और फिर कट जाएगा 6 1 जा 6 और 6 2 जा 2:1 यहाँ पे आ गया, 2:1 कहीं है, यहाँ पे डी है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, 2:1। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 संबंधित 5, ये तो हो गया है ना। यहाँ पे कह रहा है सोनू और विजय की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है और सोनू तथा सुबोध की आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 है। यदि उनकी कुल आयु 69 वर्ष है तो विजय की आयु बताइए। यहाँ पर तो हम कैसे इसको निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए सोनू और विजय, सोनू और विजय, सोनू और विजय का अनुपात कितना है 4:5 है, 4:5 है। और यहाँ पे फिर उसके बाद सोनू और सुबोध, सोनू और सुबोध, सोनू और सुबोध की आयु का अनुपात कितना है 5:6 है यहाँ पे, तो 5:6 है। तो क्या करेंगे, अब इनका हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है, सोनू विजय और सुबोध का, तीनों का। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सोनू का 4 दिया है और यहाँ पे सोनू का 5 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सोनू और विजय का कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे जो सोनू का 5 दिया, इस 5 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो सोनू और विजय का यहाँ पे निकलेगा, सोनू और विजय का रेशियो यहाँ पे निकलेगा, 5 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 को 20 और 5 पचे 25 हो जाएगा। इसके बाद से सोनू और सुबोध का, यानी सोनू का हम इक्वल करेंगे, इक्वल करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब सोनू का यहाँ पे 4 है और सोनू का यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे सोनू और सुबोध का यानी 4 से मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे, तो सोनू, सोनू और सुबोध, तो ये हो जाएगा 4 पचे 20 और 4 छक्के 24। तो यहाँ पे सोनू, सोनू का 20, सोनू का 20, तो यहाँ पे सोनू का, तो सोनू विजय और सुबोध, सोनू विजय और सुबोध,
का रेशियो हो गया 20 25 24, 20 25 24। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इन तीनों का कुल आयु 69 वर्ष है, तो विजय की आयु बताइए। विजय की आयु हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको निकालना है। तो या तो हम इनका सम करके या तब निकाल लें, ठीक है। विजय की आयु, चलिए सम कर लेते हैं इनका कुल योग, रेशियो का, अनुपात का कुल योग कितना हो जाएगा, 4 5 9 और 2 2 4 69, 4 5 9 2 2 4 2 6, योग हो गया 69। हमको विजय का निकालना है, ठीक है, विजय का। तो विजय का कितना है, यहाँ पे 25 है, और कुल तीनों का योग, सोनू विजय और सुबोध का कुल आयु यहाँ पे 69 है। तो हमको विजय की आयु निकालनी है, विजय की आयु। तो 69 है यहाँ पे, 69, योग भी आपका इतना ही निकल रहा है, योग भी आपका इतना ही निकल रहा है। तो 69 इंटू, तो यहाँ पर कितना है, किसका निकालना है हमको, विजय का। तो विजय का कितना है, 25 रेशियो में, 25 अपॉन 69, 69 1 जा 25 1 जा 20, यानी यहाँ पे 25 वर्ष होगा विजय की आयु। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर ऑलरेडी आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप इसको लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में समर्थ हो सकें, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें। भाई सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है, ठीक है, हमें प्रेरणा मिलती है, ठीक है। और हम जो है और लगन से अच्छा वीडियो हम डालने की कोशिश करते हैं। तो इसको सब्सक्राइब कर लें, अभी वीडियो को आप देखते रहें, बस कुछ ही सेकंड का ये काम होता है, लेकिन हमारे लिए ये लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। रानी और रानी और परी की आयु का अनुपात यहाँ पे इतना दिया हुआ है। 2 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो उनकी आयु में अंतर बताइए। तो यहाँ पे 8 वर्ष के बाद है ना, तो यहाँ पे रानी और परी की आयु हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे, ठीक है। रानी और परी की आयु, यहाँ पे रानी की आयु हम मान लेते हैं। चलिए रानी की आयु हमने 5x मान लिया और परी की आयु हमने मान लिया 8x। अब यहाँ पे 8 वर्षों के बाद, तो 8 वर्ष के बाद, 8 वर्षों के बाद रानी की आयु, रानी की आयु आपके समझने के लिए पूरा लिख दे रहा हूँ। तो 5x है और 8 जुड़ जाएगा, तो इतना वर्ष हो गया। उसके बाद से 8 वर्षों के बाद परी की आयु, परी की आयु कितनी हो जाएगी, तो परी की आयु यहाँ पे 8x है, इसमें भी 8 जुड़ जाएगा। अब ये जो है इसका रेशियो बन जा रहा है 3:4। तो ऐसे फ्रैक्शन में इसको रख लेंगे, 5x + 8 अपॉन 8x + 8 इक्वल टू, इसका हो रहा है 3 और इसका हो रहा है 4, 3:4 हो रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे। तो 3 बटे 24 24x और 3 बटे 24 प्लस 24 और इक्वल टू 4 5 20 20x और प्लस 4 बटे 32। अब x को एक तरफ करेंगे, नंबर को एक तरफ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20x को हम इधर ले आते हैं, ठीक है।
तो 24x और ये इधर है तो आएगा तो माइनस हो जाएगा 20x और इसको उधर ले जाएंगे तो 32 माइनस 24 हो जाएगा। अब 24 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये 4x हो जाएगा और ये आपका माइनस होगा तो 12 में से 4 8 हो गया। यहीं से काट दे रहे हैं, 4 दूना 8 यानी x इक्वल टू आपका 2 हो गया। x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे उनकी आयु में अंतर बताइए। उनकी आयु में अंतर हमको निकालना है। तो अंतर निकालना है तो यहाँ पे रानी की आयु कितनी है, तो रानी की आयु हमने 5x माना है, 5x। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और x का वैल्यू 2 रख देंगे तो यहाँ पे 10 ईयर्स 10 वर्ष रानी की आयु हो जाएगी और परी की आयु कितनी हो जाएगी। परी की आयु यहाँ पे 8x है, 8x तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 2 यानी 16 ईयर्स। अब यहाँ पे अंतर पूछ रहा है ना, दोनों की आयु में अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा, 16 में से 10 को माइनस कर देंगे तो ये 6 ईयर्स जो है यानी 6 वर्ष का अंतर हो जाएगा उनकी आयु में। यानी इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, या जो बच्चे जो है रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, अर्थात क्लास ईयर्थ 9 10th वाले बच्चे, तो वे बच्चे भी इसको देखेंगे। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस उनके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तो आप प्रैक्टिस अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम का लिमिट होता है और उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है और ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना पड़ता है। और यह तभी संभव है जब आप आंसर प्रोसेस को समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड है तो उसको भी अपनाएं आप, लेकिन सभी मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे केवल शॉर्टकट मेथड पे ही निर्भर रह जाते हैं, जिसकी वजह से वह जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप आंसर प्रोसेस को समझें और अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस पे ध्यान दें। ठीक है, अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करें। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी आप लाइक करें, शेयर करें और उसको फॉलो करें। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा, आप चाहें तो कांटेक्ट करके आप हमसे डिटेल्स ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं, ठीक है, और ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।